नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुडेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस वीडियो में टोटल 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो ये था दोस्तों सातवाहन वंश का। याद रखिएगा सिमुक जो था ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा दोस्तों कि चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो विजयालय चोल ने। ठीक है, याद रखिएगा कि विजयालय चोल ने चोल वंश का स्थापना किया था। दोस्तों अगर बात करते हैं कि संगम वंश का स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का मिलकर दोनों भाई ने 1336 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने संगम वंश का स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, और सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सेकंड नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों उदयगिरी गुहा अभिलेख। दोस्तों अगर बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, प्रभावती गुप्त। ये दोस्तों गलत है। याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो उदयगिरी गुहा जो अभिलेख है ये किसका है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय। उदयगिरी गुहा अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, ये समुद्रगुप्त। गलत है दोस्तों। याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, ये किया गया है मालवा के शासक यशोधर्मन का उल्लेख किया गया। किसका किया गया है, मालवा के शासक यशोधर्मन का उल्लेख किया गया है मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, अगर बात करेंगे कि एहोल अभिलेख में ये भानुगुप्त का उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों। याद रखिएगा एहोल अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय को उल्लेख किया गया। किसका, पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या दोस्तों सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा उदयगिरी गुहा अभिलेख किसका उल्लेख किया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किसका उल्लेख किया गया है, मालवा के शासक यशोधर्मन का। एहोल अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है दोस्तों सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 आपके सामने है, इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था दोस्तों। याद रखिएगा इत सिंह जो है ये भारत की यात्रा पर कब आया था, तो ये 7वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में इत सिंह जो भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इत सिंह जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा इत सिंह जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये कब से कब तक भारत में रहा था, तो ये रहा था दोस्तों 772 ईसा पूर्व से लेकर 772 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी तक। कब से कब तक, 772 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी तक इत सिंह जो है ये भारत में रहा था और 7वीं शताब्दी में आया था भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में इत सिंह जो है ये भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 है कि तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि तंजौर का राज राजेश्वर जो मंदिर है किसने बनवाया था। याद रखिएगा राज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राज प्रथम ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 5 है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे। 6 नंबर सवाल लिखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। याद रखिएगा कौन शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे दोस्तों पतंजलि जो थे ये शामिल नहीं थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में शामिल नहीं थे पतंजलि। बेताल भट्ट शामिल थे दोस्तों, कालिदास भी शामिल थे और धनवंतरी भी शामिल थे। पतंजलि शामिल नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन कौन भारत आया था, इत सिंह आया था, फाहियान भारत आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, किस वायसराय के समय, तो लॉर्ड रीडिंग वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार में जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, और द्वितीय जो अधिवेशन हुआ ये गया में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ, गया में। कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1922 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो चित्तरंजन दास ने किए थे। याद रखिए चित्तरंजन दास ने जो गया में द्वितीय अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। बिहार का पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था और बिहार का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो गया में 1922 में अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। और इसमें वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने 8 है कि प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें।
सूची 1 है दोस्तों, सूची 2 से मिलाना है। अगर बात करेंगे कि फ़कीर विद्रोह कब से कब तक, 1776 1777, ये क्या है दोस्तों, मजनून शाह एवं चिराग अली, ये सही है दोस्तों, ठीक है। भील विद्रोह 1825 से 1831, सेवाराम दोस्तों, ये भी सही है आपका, ठीक है। चुआर विद्रोह कब से कब तक हुआ, 1797 1798, दुर्जन सिंह, ये भी सही है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था, भूषण सिंह, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 1 2 3 4, ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसमें क्या है दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला कि इसे मद्रास से बंगाल प्रेसिडेंसी कुछ हिस्से में पेश किया गया था दोस्तों, ये सही है दोस्तों। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था दोस्तों, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही है। देखते हैं ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 आपके सामने क्या कर रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था दोस्तों, 1943 में, 1945 में, 1946 में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी कोई भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को कब नियुक्त किया गया था, तो मार्च 1947 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, मार्च 1947 को, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो वायसराय है ये कब नियुक्त किया गया था, मार्च 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 10 का इसके अनुसार डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल देखिए। 11 क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से के लिए उपवास किया था, सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ठीक है। यानी पे यहाँ पे क्या भरेगा दोस्तों, खाली स्थान में, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश के लिए उपवास किया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। मेन रूप से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये वार्धा मुंबई में हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। कौन सा दिए थे, करो और मरो का नारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने 12 नंबर सवाल देखिए। 12 दोस्तों की असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है। सरकारी कामकाज का बहिष्कार ये शामिल था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी शामिल था। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार ये भी शामिल था। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये शामिल नहीं था। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है, याद रखिएगा, और 1922 तक चला था दोस्तों, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। क्यों समाप्त किया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। ये चौरा चौरी जो कांड हुआ था ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसमें टोटल कितने लोग मारे गए थे, 22 लोग मारे गए थे, ठीक है। यानी यहाँ एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया गया था। इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। कब कर दिए थे, 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना हुआ था, चौरी चौरी घटना, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। कहाँ हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं आपके सामने दोस्तों। अगला 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है और एक वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, यानी कि एक और क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन में बुलाया जा सकता है किस विधेयक के संदर्भ में, तो साधारण विधेयक के संदर्भ में एक और एक वित्त विधेयक के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है, ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है, संयुक्त अधिवेशन। अगर बात करेंगे कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। धन विधेयक का जो उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, याद रखिएगा दोस्तों। वित्त विधेयक का जो उल्लेख अनुच्छेद 117 में है, ठीक है, वित्त विधेयक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 117 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन जो है किस विधेयक के संदर्भ में, देखो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साधारण विधेयक, और 1 2 हो जाएगा दोस्तों 3 वित्त विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि 1946 में गठित
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था दोस्तों। याद देखिए यहाँ पे मूल संविधान पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? मूल संविधान पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल निर्धारित किया गया था। देखिए ना 5 वर्ष किया गया था, ना ही 6 वर्ष, ना ही 7 वर्ष। जब मूल संविधान पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूल संविधान में कोई भी राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। ठीक है, कि कितना वर्ष तक वो काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पे मूल अधिकार नहीं होगा, मूल संविधान नहीं होगा, तो सिर्फ आप पूछेगा कि भारत की राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो निर्धारित किया गया वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष वर्तमान में। लेकिन मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित कोई नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ऐसे पूछेगा कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो वह है दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने? 16 है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो 16 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व जो उल्लेख है दोस्तों, ये भाग 4 में है। याद रखिएगा, भाग 4 में है दोस्तों। अगर बात करेंगे भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना लेकर? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया भाग 4 में। तो किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो नागरिकता का जो उल्लेख है, ठीक है, याद रखिएगा, नागरिकता का जो उल्लेख है दोस्तों, ये भाग कितने में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 12 तक, अनुच्छेद 11 तक दोस्तों। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये क्या है दोस्तों? ये आपका नागरिकता है। अगर बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे तो ये भाग कितना है दोस्तों? भाग 3 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद कितना से कितना तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, क्या दोस्तों? ये आपका है कितना? मूल अधिकार भाग 3 में दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, तो किस निकाय का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर बात करेंगे 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद का जो दोस्तों ये भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट का उल्लेख किया गया दोस्तों, वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया है, कैबिनेट का उल्लेख किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो है दोस्तों ये उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 17 का। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने क्या कर रहा है? 19 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? तो ये विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में विधान परिषद है दोस्तों, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिएगा कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पंचायत चुनाव जो कराने का जो निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगर बात करेंगे तो चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 21 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर बात करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर सवाल देखिए। 22 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 दोस्तों ये संबंधित है। आपको पता है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये आपका 15वीं भाषा था दोस्तों। कौन सी भाषा था? 15वीं भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन के तहत जो 1967 में हुआ था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये क्या है दोस्तों? ये
है 8वीं अनुसूची के संबंधित नहीं है, भाषा संबंधित नहीं है। 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या होता दोस्तों, तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, सिक्किम राज्य का स्थापना किया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, जो सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बना था भारत का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत याद रखिएगा दोस्तों 3 नई भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, यानी 3 भाषा को और जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। किसके तहत, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंधी क्या था दोस्तों, 15वीं भाषा था, ये हो गया दोस्तों 16वीं भाषा। ठीक है, ये क्या हो गया, 16वीं भाषा हो गया, 17वीं भाषा हो गया, ये 18वीं हो गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, याद रखिए कौन कौन सा, तो बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी, और तीसरा दोस्तों याद रखिएगा मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी टोटल जो है दोस्तों, याद रखिएगा, टोटल जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं को, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 और नई भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 और भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 16वीं, 17वीं, 18वीं, ये 3 और भाषा को जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था, जो 15वीं भाषा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 36वां संविधान संशोधन है, ये भाषा से संबंधित नहीं है दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो सिक्किम राज्य को 22वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 23 नंबर सवाल देखिए। 23 आपके सामने है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, कच्छ के रण में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी एशियाई जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है दोस्तों। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये दोस्तों स्थित है असम में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि काजीरंगा अभ्यारण्य असम में, पेरियार दोस्तों कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कच्छ का रण दोस्तों, याद रखिएगा कि एशियाई जंगली कहाँ पाया जाता है, एशियाई जंगली गधा, तो कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ से दोस्तों, गुजरात में। अगर देखेंगे अगला 24 नंबर कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, याद रखिए। जिनेवा में कौन कौन किसका मुख्यालय स्थित है, WHO का। ठीक है, WHO, WTO, याद रखिएगा, और ILO, ये तीनों का जो मुख्यालय स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 25 नंबर सवाल 25 है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, याद रखिएगा, सदाबहार वर्षावन बायोम। ठीक है, सदाबहार वर्षावन बायोम में, ठीक है, सबसे कम तापांतर पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वीटो को, ठीक है, क्वीटो क्या कहा जाता है, निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है। किसको, क्वीटो को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्यूबा किसकी राजधानी है दोस्तों, क्यूबा जो है ये हवाना की राजधानी। ठीक है, क्यूबा राजधानी क्या होता है, हवाना। क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है, हवाना दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 27 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गोल्फ की जो गेंद का वजन होता है ये 45.94 ग्राम होता है। कितना होता है, 45.94 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं आपके सामने 28 है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो 28 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वाचस्पति जो पुरस्कार है ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 29 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। 29 का क्या हो जाएगा, तो MS गोलवकर को, याद रखिएगा। कि किस व्यक्ति को, तो MS गोलवकर को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, गुरुजी के उपनाम से। रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1913 में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत जनगण मन की रचना किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर सर की उपाधि लौटा दिए थे। कौन सी उपाधि, सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर सवाल। 30 है कि लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। तो याद रखिएगा, लीम और नूरालीम जो है ये नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है।
लीम और नूरा लीम। ठीक है, चलिए 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे आपके सामने 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों धनबाद में। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 आपके सामने है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की जो स्थापना है ये 1964 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करते हैं, देखिए एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? अगर बात करते हैं एसबीआई का स्थापना ये 1955 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1 अप्रैल, अगर बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और आईडीबी का स्थापना कब हुआ था? 1964। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 33 है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा जो मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, याद रखिएगा कौन बनाए गए हैं? ये पी चौहान बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? पी चौहान को मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, पी चौहान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आप लोग देखेंगे दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिएगा कि शैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो शैली जो ऐप है ये जारी किया गया केरल के द्वारा। ठीक है, शैली ऐप किस सरकार के द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है शैली ऐप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 35 नंबर 35 है कि दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया, याद रखिएगा, उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने है 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था दोस्तों? अगर बात करते हैं, याद रखिएगा इसका जो विषय था, ठीक है, वाटर विजन 2047, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटर विजन @2047। ठीक है, यानी कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था वाटर विजन @2047। ठीक है, याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए। 37 है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा ये है बॉक्सिंग से। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का जो संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप सामने 38 नंबर सवाल देखिएगा कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा बीके प्रसाद। ठीक है, बीके प्रसाद को सम्मानित किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? बीके प्रसाद को। अगला आपके सामने 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? याद रखिएगा 39 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों अनाहत सिंह। अनाहत सिंह क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट हैं अनाहत सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल। ठीक है, याद रखिएगा किस खिलाड़ी के नाम पर? तो रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 है कि वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? अगर बात करते हैं कि किसे चुना गया है, तो चुना गया लुइस कैफेरेली को। ठीक है, याद रखिएगा लुइस कैफेरेली को वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 है कि किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया दोस्तों? ये जारी किया, याद रखिएगा किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने जारी किया। ठीक है, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? नरेंद्र मोदी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 43 है कि किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया दोस्तों? ये कहाँ मनाया गया है? याद रखिएगा ये नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, यानी किस देश में? तो नेपाल में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार मनाया गया है, नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर सवाल देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था क्या था दोस्तों? ये आपका था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। ठीक है, अगला देखेंगे आप सामने 45 नंबर सवाल देखिए। 45 है कि एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो मिस्र को शामिल किया। किसे शामिल किया गया? मिस्र। एनडीबी नेशनल
याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, मिस्र को शामिल किया गया। मिस्र की राजधानी क्या होता है, मिस्र की राजधानी होता है दोस्तों काहिरा, क्या होता है, काहिरा होता है। याद रखिए मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। कतर का क्या होता है दोस्तों, तो कतर का राजधानी दोहा होता है, क्या होता है, दोहा, ठीक है। ओमान का दोस्तों मस्कट, याद रखिएगा ओमान का राजधानी क्या होता है, मस्कट। और भूटान का तो थिम्पू होता है, आपको पता होगा। तो एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो मिस्र को नामित किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 46 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो किसका, तो राहुल गांधी का, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हाल ही में किस सांसद की, तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 47 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बने दोस्तों सूर्य कुमार यादव, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, सूर्य कुमार यादव को। अगला सवाल देखेंगे 48 देखिएगा दोस्तों, 48 क्या करा आपके सामने कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन किसकी, जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, या किन दो देशों से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा 48 का ऑप्शन में याद रखिए दोस्तों, हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, या किन दो देशों किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिए, 49 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एरिना सबालेंका, ठीक है, सबलेंका, याद रखिएगा एरिना सबलेंका जो है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल की खिताब जीते हैं दोस्तों, ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 50 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया दोस्तों, किसने किया है, राजस्थान ने किया, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान ने हाल ही में, ठीक है, 19 नए जिले के गठन का ऐलान किया है राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर सवाल देखिएगा कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ये है चौथा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है ये आपका दोस्तों चौथा है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 52 देखिएगा, 52 है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। एक देश एक उर्वरक योजना जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिएगा, 53 है कि कुल वाहनों में 30 इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030 तक, यानी कुल वाहनों में 30 इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है, 2030 तक, ठीक है। अगला आपके सामने 54 नंबर सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा अमर सिंह, किसे, अमर सिंह को सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, अमर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 55 नंबर सवाल की, 55 है कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा नाइजीरिया के, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बोला टिनुबू जो है ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाइजीरिया के बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वियतनाम राजधानी क्या होता है दोस्तों, हनोई, ठीक है, हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। कतर का राजधानी बताया अभी दोहा होता है, और ओमान का मस्कट होता है दोस्तों, ठीक है। तो बोला जो टिनुबू है ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाइजीरिया के बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 56 नंबर सवाल देखिए, 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, याद रखिए दोस्तों कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, 6 महिलाओं को, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है, 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 57 नंबर सवाल, 57 है कि हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, ठीक है। इनका जो संबंध याद रखिएगा अर्थशास्त्री से है, ठीक है, यानी कि हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध है अर्थशास्त्री से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 58 नंबर सवाल देखिए, 58 है कि एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका सी, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। नहीं, एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल देखिएगा,
59 आपके सामने है कि सारगैसो सागर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो सारगैसो महासागर जो है, सारगैसो सागर, ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 60 नंबर सवाल देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। याद रखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये कोटोपैक्सी है दोस्तों। कौन है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 61 नंबर सवाल देखिएगा कि किस क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है दोस्तों। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण जो है एक बड़ी समस्या है? याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में, ठीक है। यानी किन क्षेत्रों में? तो उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा क्षरण जो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 62 है। 62 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा अजंता, ठीक है। यानी कौन सी श्रृंखला? अजंता जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है, अजंता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 63 है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है, तो 63 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दिबांग दोस्तों, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है, ठीक है। कामेंग भी क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। लोहित भी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीनों है, दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, ठीक है। और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानस झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? तो ये 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी द्वीप बनाता है दोस्तों माजुली द्वीप, जो कहाँ बनाती है, किस राज्य में? भारत के असम राज्य में बनाती है सब ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों हरिके बराज से है, ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है मेन रूप से कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये उद्गम स्थल है हरिके बराज से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 65 नंबर सवाल देखिए। 65 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 65 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी जो ये मिट्टी विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 66 है कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों टमाटर, ठीक है, अगर याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर, ठीक है। चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड दोस्तों दूध खट्टा हो जाता है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 67 नंबर सवाल देखिएगा। लुई पास्चर किस स्रोत के लिए जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लुई पास्चर किस स्रोत जाना जाता है? रेबीज के टीका। यानी लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज के टीका खोज किया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रेबीज के टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने, ठीक है। अगर बात करते हैं कि चेचक का टीका खोज किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 68 नंबर कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है यह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यानी पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है। यानी किस पौधों में? तो मार्सिलिया पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 70 देखिएगा कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों ये वेरिसोला से होता है, किससे होता है? वेरिसेला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल देखेंगे आप सामने 71 देखिएगा। 71 है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये ले जाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अंडवाहिका के द्वारा, ठीक है। यानी अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 72 देखिएगा कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है दोस्तों। ये किसका बना होता है, एक कैल्शियम और फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है, Ca तथा P, यानी कैल्शियम तथा फास्फोरस का। अगला देखिए आप सामने 73 नंबर सवाल देखिएगा। 73 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कौन नहीं है, तो गर्भाशय जो ये क्या है, ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। एक्सक्रीट सिस्टम, ठीक है, ये भाग नहीं है। अगर गुर्दे क्या है दोस्तों, ये भाग है किसका, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग है गुर्दे, मूत्र वाहिनी भी है और मूत्र मार्ग भी है। गर्भाशय क्या है दोस्तों, ये भाग नहीं है मनुष्य के उत्सर्जन अंग का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 74 नंबर सवाल देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ठीक है, याद रखिएगा 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महाधमनी। क्या है दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ठीक है। अगला देखेंगे आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है दोस्तों, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजेनिक्स, ठीक है। यानी विज्ञान की वह शाखा कौन सी है, तो यूजेनिक्स जो है, विज्ञान की वह शाखा यूजेनिक्स है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है दोस्तों। 76 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों, ठीक है। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, तो प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 77 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 77 नंबर सवाल क्या है, 77 नंबर सवाल देखिएगा तो 77 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या समानता है दोस्तों, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक, ये क्या समानता है दोस्तों इसमें, याद रखिए दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी गैर धातु है, याद रखिएगा, ये सभी क्या है दोस्तों, गैर धातु है, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 क्या कह रहा है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तापीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तापीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आप सामने 79 नंबर सवाल है, फिनोफ्थेलिन, ठीक है, फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है दोस्तों, क्या होगा, घोल का रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रंगहीन हो जाता है, क्या हो जाता है, रंगहीन, ठीक है। याद रखिएगा कि फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 80 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मीथेन। मीथेन क्या है दोस्तों, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है दोस्तों। मीथेन को मार्स गैस, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 81 सवाल देखिए दोस्तों। 81 है कि सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, ठीक है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना को कठोर बनाने के लिए, यानी सोने को कठोर बनाने के लिए सोने को तांबे के साथ मिलाया जाता है, सोना को कठोर बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे आप सामने 82 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, 82 का ऑप्शन में याद रखिएगा दोस्तों, जिंक, यानी कि Zn, ठीक है। यानी जिंक जो है ये धातु है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप सामने 83 नंबर सवाल देखिएगा कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये किया जाता है एलम का, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप सामने
84 नंबर सवाल देखिएगा कि डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो डाल्टन का जो सिद्धांत है दोस्तों ये आधारित है रासायनिक संयोजन पर। ठीक है, यानी डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर, तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। अगला सवाल देखेंगे 85 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 85 का ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों डी, इनमें सभी, यानी कि कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत परंपरागतमयता होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी क्या दोस्तों, इनमें सभी क्या दोस्तों, इनमें सभी में होता है, यानी कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, विशेष आदर्श ट्रांसफार्मर में। चलिए अगला सवाल देखेंगे 86 देखिएगा कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके कर्मानुपाती होता है दोस्तों। 86 का ऑप्शन में याद रखिएगा हो जाएगा दोस्तों सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, यानी एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध है ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के कर्मानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 87 नंबर सवाल देखिएगा कि जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो, ठीक है, जो क्या दोस्तों, याद रखिएगा, जो क्या हो जाएगा, त्वरण की एसआई इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी के मान के एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई, त्वरण का एसआई मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी के मान क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक होता है दोस्तों कैपिटल जी, उसका मान होता है 6.67, ठीक है, गुणे 10⁻11, और क्या होता है दोस्तों -11 के बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे ये होता है दोस्तों कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है दोस्तों स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आप सामने 88 नंबर सवाल देखिएगा। 88 है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप सामने 89 है कि यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर। अगला देखेंगे 90 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल देखिएगा। 91 है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये कहलाता है, याद रखिएगा, अपकेंद्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 92 है कि भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूके में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं जो है किस देश में है, तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 93 सवाल देखिएगा। 93 है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अवमूल्यन, यानी यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 94 देखिएगा कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, यह 0 हो सकता है। ठीक है, याद रखिए क्या हो सकता है दोस्तों, यह 0 हो सकता है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, यह ऋणात्मक हो सकता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 95 नंबर सवाल देखिए। 95 नंबर सवाल कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, याद रखिएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ये तीव्रतम एवं समावेशी विकास था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आप सामने 96 नंबर सवाल दोस्तों क्या है कि कोई धन किसी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, यानी कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मैथ का सवाल है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
97 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बता देते हैं दोस्तों, इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ए, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके दरोगा में एग्जाम में सवाल पूछता है दोस्तों मैथ का। अगला सबके सामने 98 नंबर सवाल देखिए, 98 का ऑप्शन मान लीजिएगा। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 225 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 99 नंबर सवाल देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। 99 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे 100 नंबर सवाल दोस्तों, और आज का लास्ट सवाल, इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा वरुण 250 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों हमने टोटल कितने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 13, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा होगा, तो कोशिका भित्ति होगा दोस्तों, और लवक होगा, और रिक्तिकाएं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, ठीक है। बात करेंगे कि कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं जो तीनों है, ये क्या होता है दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है दोस्तों। कौन कौन सा, तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, सेकंड नंबर सवाल देखिए। सेकंड है मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिए क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, साइनाइड, ठीक है। साइनाइड क्या है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक है। न्यूक्लिक एसिड भी कार्बनिक यौगिक है, और क्या दोस्तों, साइनाइड क्या दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाली रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाली रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है, तो केवल ऊर्जा होती है। क्या होता है, केवल ऊर्जा, ठीक है। यानी जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है, तो केवल ऊर्जा संचारित होती है। अगला देखेंगे 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा था, सुनिएगा। 6 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। 6 है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आपसे पूछा कि उपयुक्त से इसमें कितने कितने कथन जो है असत्य पूछा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है दोस्तों, ये गलत है। क्या है दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है समान नहीं होती है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये सही है दोस्तों। इसमें परमाणु संख्या समान होती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल क्या है, एक दोस्तों, केवल एक जो है ये क्या है आपका, केवल एक जो है गलत है, यानी कि असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, असत्य, यानी केवल एक क्या है, असत्य है दोस्तों, ठीक है। यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल देखिएगा कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे, सबसे पहला है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, ये दोस्तों सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे कि गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ये सही है दोस्तों। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन तुलना में नगण्य होता है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ए क्या है, असत्य है, ठीक है, सही नहीं है दोस्तों। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 8 नंबर सवाल देखिए। 8 है आपके सामने, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि, याद रखिए, क्योंकि Ca2 प्लस Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Ca2 प्लस Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, यानी कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca2
प्लस Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से, ठीक है, एक इकाई से क्या होती है दोस्तों, एक इकाई से बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। क्या, बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, बढ़ती जाती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है एक इकाई से बढ़ती जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर सवाल है आपके सामने कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में विभाजित करता है। ठीक है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभिलंब रेखा। क्या विभाजित करता है, अभिलंब रेखा। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में अभिलंब रेखा विभाजित करता है। क्या करता है दोस्तों, अभिलंब रेखा विभाजित करता है। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल देखिएगा कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है, ये होती है दोस्तों दुगनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण के कुल, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के कुल का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है दोस्तों। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर विकिरण। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के कुल सौर विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 13 है, देखिएगा दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा कि उस स्थान को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होती है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकिल किया जा सकता है दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। समान रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है दोस्तों, ये सही है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकिल किया जा सकता है दोस्तों, ये क्या है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है, 14 नंबर सवाल देखिएगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, ये दोस्तों वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है वोल्ट एम्पियर, यानी 14 का बी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 क्या कह रहा है, 15 है कि अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, याद रखिएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण करता है दोस्तों। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, यानी अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे ट्रिप्सिन डलाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लाइपेज का श्रवण करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण करता है दोस्तों, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 है कि हाइड्रा और खमीर, ठीक है, हाइड्रा और खमीर जो है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन में सक्षम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा कि हाइड्रा और खमीर जो है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। ठीक है, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 क्या कह रहा है, चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो गलत क्या है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कांड के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, ये सही है। धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का एक क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देते हैं 18 नंबर सवाल। 18 आपके सामने कह रहा है दोस्तों, देखिएगा 18 है कि बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है
निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संदर्भ में सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। यह प्रोटीन की चतुर्थभुज संरचना है। क्या है? यानी यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? सही नहीं है, ठीक है। यह प्रोटीन की माध्यमिक संरचना है, ये भी गलत है। यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, ये भी गलत है। यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये कौन सा विकल्प के संबंध में सही है दोस्तों? तो यह हीमोग्लोबिन, यह एक प्रोटीन की चतुर्थ संरचना है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर सवाल 20 है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? तो मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है ये मुख से शुरू होती है, मुख से, और सबसे लास्ट में छोटी आंत में जाकर दोस्तों हो जाती है। यानी कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, आपको समझिएगा। यहाँ पे देखिए 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है, असत्य पूछ रहा है। अगर बात करेंगे तो देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी दोस्तों। ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फांसो डी अल्बुर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली थे दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। देखिए अल्फांसो डी अल्बुर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली नहीं थे दोस्तों, ठीक है। अल्फांसो डी अल्मेडा जो था, अल्फांसो दी अल्मेडा, वो भारत के प्रथम पुर्तगाली थे। अल्फांसो दी अल्बुर्क नहीं थे, बोल दोस्तों कौन थे? अल्फांसो दी अल्मेडा थे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या दोस्तों? गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्मेडा जो थे वो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। अगला 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे कि कौन सा कार्य जो है वारेन हेस्टी के काल में नहीं हुआ था, ठीक है, तो 22 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी। इनमें से कोई नहीं था दोस्तों। ना कलकत्ता में टकसाल की स्थापना था, ये भी नहीं था। रेगुलेटिंग एटम्पिस्ट एक्ट का पारित होना, ये भी नहीं था दोस्तों, ठीक है। सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये भी नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिएगा। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे श्वेत विद्रोह में कौन सा कथन सही है, तो ये श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था दोस्तों। ये सही है, ठीक है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 क्या कह रहा है कि मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये किस वायसराय के समय किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। तो मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण है डुरंड रेखा, ये किस वायसराय के समय किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था, ठीक है। अगला आपके सामने 25 है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो किया था इंडियन मुसलमान, ठीक है। इंडियन मुसलमान का जो लेखन है ये सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। तहजीब उल अखलाक दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। असबाब ए बगावत ए हिंद भी किसके द्वारा किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडियन मुसलमान जो ये किसके द्वारा नहीं किया गया था? सैयद खान ने इसका लेखन नहीं किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिएगा कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की जो स्थापना है नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर सवाल देखिएगा कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अकाल में भू राजस्व वसूली, ये भी था दोस्तों। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये भी था। जमींदारी प्रथा का विरोध, ये भी था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ये सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था अकाल में भू राजस्व वसूली,
तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, जमींदारी प्रथा का विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 है कि देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी, याद रखिएगा। तो इमाडेई देवराय ये भी प्राप्त था, ब्रॉड देवराय ये भी था दोस्तों, जग बेटर ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो देवराय द्वितीय को कौन सा उपाधि दिया गया था, इमाडी देवराय दिया गया था, ब्रॉड देवराय और जग बेटर का उपाधि दिया गया था, तीनों दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक का उपाधि दिया गया था। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, याद देखिएगा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, कन्नौज का युद्ध बात कीजिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कि चौसा युद्ध कब हुआ था, 1539 में चौसा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कन्नौज का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध इसी को बोलते हैं, तो 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1540 में, ठीक है। बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। ये क्या दोस्तों, वुड डिस्पैच, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, हिंदू कॉलेज। क्या पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अगर बात करते हैं तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुआ था ये 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1817 में। एडम की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी दोस्तों, अगर बात करेंगे तो 1835 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1835 में एडम की रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद फिर वुड डिस्पैच हुआ था दोस्तों, ठीक है। कब हुआ था, ये हुआ था तो वुड जो डिस्पैच हुई ये 1854 में हुआ था, याद रखिएगा 1854 में वुड डिस्पैच, ठीक है। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857। तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, एक में, ठीक है, एक याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर दो हो जाएगा, फिर तीन दोस्तों, ये फिर चार, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो एक नंबर पे कौन आ जाएगा, 4, ठीक है। इसका अगर इसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, 1817 में, ठीक है। एडम की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई, 1835 में। उसके बाद वुड डिस्पैच हुआ 1854 में, ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय 1857 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके हिसाब से अगर 30 की बात करते हैं, 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 4 3 1 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 131 नंबर सवाल देखिएगा। 31 है कि केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखो याद रखिएगा दोस्तों कि मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, यानी केसरी और जो मराठा है ये पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी। केसरी जो लिखा गया था मराठी भाषा में और जो मराठा लिखा गया था ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की। याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डुप्ले, क्या हो जाएगा, सी डुप्ले। तो डुप्ले ने क्या किया कि किस यूरोपियों ने, तो डुप्ले ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की, ठीक है, डुप्ले, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान ये जो अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन सा अधिनियम था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों ठक्कर बप्पा के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर सवाल देखिएगा कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो एहोल शिलालेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय शासक के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 आपके सामने क्या कह रहा है, 36 है कि भारतीय संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है दोस्तों, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए
बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं 36 का, अगर बात करेंगे देखिए 1 2 3 4 बच्चों के, ठीक है, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर दीजिए। तो कूट की सहायता से चुनिए, यानी कि 1 2 3, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 36 का बी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। यानी बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ठीक है। दलितों के नहीं होगा, किसका नहीं होगा, दलितों के नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3, 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देते हैं 37 नंबर सवाल लिखिए। तो 37 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो कौन सा उद्देश्य, तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये भारत के संविधान के प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता दोस्तों ये क्या है, प्रस्तावना में सन्निहित है दोस्तों, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 38 नंबर सवाल देखिए। 38 आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बी प्लस सी दोनों, यानी ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्तरीय संरचना दोस्तों ये होगा। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी प्लस सी दोनों होगा दोस्तों, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 39 आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अगर बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का जो गठन है ये अनुच्छेद 40 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, इसके हिसाब से ए का 4 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ए का 4 किस में है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो देखिए ए का 4 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ठीक है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में ए का 4 है, तो इसके हिसाब से हम टिक मार देते हैं सी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखिएगा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल देखेंगे, 42 नंबर सवाल है आपके सामने। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 42 सवाल है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 43 नंबर सवाल देखिए। 43 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 में क्या है दोस्तों, विधि आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, और 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ठीक है, और विधि आपातकाल अनुच्छेद 360, और अनुच्छेद 368 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 44 नंबर सवाल देखिए। 44 है कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। यानी वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 है कि राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है, तो राज्यों के लिए राजभाषा का जो निर्धारण करता है वो संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। कौन करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल जो है राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण करता है दोस्तों। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 देखिएगा क्या कर रहा है। 46 आपके सामने है कि अवसर की समानता, ठीक है, का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
मूल अधिकार एवं प्रस्तावना, क्या हो जाएगा? मूल अधिकार एवं प्रस्तावना, ठीक है। अवसर की जो समानता का उल्लेख है भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? तो मूल अधिकार एवं प्रस्तावना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है 47 नंबर सवाल, देखिएगा कि लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 देखिएगा, 48 नंबर सवाल कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों, ठीक है। 49 नंबर सवाल देखिएगा, 49 क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल, देखिए 50 आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 326, ठीक है, याद रखिएगा। यानी संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 326 में कहा गया है। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर सवाल, देखिएगा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? याद कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों 22%, ठीक है। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे जो है रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है 22% है, ये तेंदुलकर समिति के अनुसार दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर सवाल, देखिएगा 52 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, उनमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के बाद भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती? तो 52 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो किस बेरोजगारी के अंतर्गत? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इनमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के बाद भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 53 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षरण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 54 नंबर सवाल देखिए। 54 सवाल है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों अगर 54 की बात करेंगे 53 का क्या हो जाएगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर बात करेंगे 54 है ना दोस्तों, 54 नंबर सवाल देखिएगा, 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 3 होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछा कि सत्य नहीं है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, ठीक है। तो सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खदान का वितरण करती है दोस्तों, सही है। इसके अंतर्गत खदान बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है दोस्तों, ये भी सही है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खदान खरीद सकता है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? असत्य है, ठीक है। तो 3 क्या है? असत्य है, बाकी 1 2 क्या है दोस्तों? सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 का? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 3 क्या है दोस्तों? असत्य नहीं है, ठीक है। अगला आपके सामने 55 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों 55 नंबर सवाल आपके सामने है, 55 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 55 नंबर सवाल क्या रहा है आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछा कि असत्य है दोस्तों, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया, ये दोस्तों गलत है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को
योग्य परिवार में वर्णित किया गया दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि असत्य है, कौन सा असत्य है दोस्तों, यानी कि एक दो दोनों असत्य है। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, तीन में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगर बात करेंगे तो ध्यान में समझिएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे थोड़ा सा फिर से देखिएगा कि इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था दोस्तों, ये सही है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्णित किया गया दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी पूछ रहा है कि दोनों सही है, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं असत्य है, बाकी सभी क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिए। 56 है कि भारत की पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया था, जिनका नाम क्या है दोस्तों, 56 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इनका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिनका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 57 आपके सामने कि ब्रह्मा कुंड बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों राजगीर में। कहाँ स्थित है, ब्रह्मा कुंड जो है ये बिहार में कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। ठीक है, अगला 258 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 को हुआ था, यानी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 59 नंबर सवाल देखिएगा। 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखेंगे, देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिए, पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन या हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा कि खदानों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि है दोस्तों, वृद्धि हुई है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर रहा है दोस्तों, अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा है दोस्तों, ये सही है। इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सही है। अगर बात करेंगे तो पूछा क्या है, सत्य नहीं है, तो 1 और 3 क्या है दोस्तों, ये सत्य नहीं है दोस्तों, क्या है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1 और 3 किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 60 नंबर सवाल देखिए। 60 आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 60 यानी कि 10%। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है कितना प्रतिशत, 10% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका क्या नाम रखा गया दोस्तों, 61 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है गंगा। क्या नाम रखा गया है, गंगा, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इनका नाम क्या रखा गया, गंगा रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 62 कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिमयी मोहंती। किनको सम्मानित किया गया है, ज्योतिमयी मोहंती को सम्मानित किया गया है, यानी कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ज्योतिमयी मोहंती को। ठीक है, अगला दोस्तों 63 नंबर सवाल देखिएगा कि संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का किताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीता है दोस्तों, किस राज्य की टीम ने जीता है, याद रखिएगा, जीता है दोस्तों कर्नाटक ने जीता है। कौन सा जीता है, कर्नाटक जीता है दोस्तों। ठीक है, अगला आपके सामने 64 नंबर सवाल देखिए। 64 है कि देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया दोस्तों, याद रखिएगा, कौन है दोस्तों, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल जो उच्च न्यायालय है देश का पहला उच्च न्यायालय है जिसने अपना निर्णय जो है ये क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है। ठीक है, अगला देखेंगे 65 नंबर सवाल देखिएगा। 65 है कि हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ
क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो जोशी मठ जो है दोस्तों किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। याद रखिएगा कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों जोशी मठ। ठीक है, अगला आपके सामने 66 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी किस राज्य में? तो गुजरात में। तो जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मोबाइल यूनिट का जो उद्घाटन किया गया है गुजरात में किया गया है। अगला देखिए दोस्तों 67 नंबर सवाल देखिएगा। 67 है कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है दोस्तों? कितने करोड़ का है ये दोस्तों? 70,000 करोड़ का। कितना है? 70,000 करोड़ का रुपया का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 देखते हैं आपके सामने। 68 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, यानी किस राज्य सरकार द्वारा? तो केरल राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला देखेंगे 69 नंबर सवाल देखिएगा कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है दोस्तों? याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरावत। ठीक है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई ने? तो एरावत एआई ने सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपना जगह बनाई है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 है कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो मोंगी बेवेंदी को सम्मानित किया गया दोस्तों, लुई ब्रूस को सम्मानित किया गया है, ओलेक्सी एकीमोव को। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी को सम्मानित किया गया। ठीक है, किस चीज़ से? तो नोबेल 2023 से सम्मानित किया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला 71 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भर ओस विकसित किया है दोस्तों? ठीक है, किसने किया है? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 है कि निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किसने किया दोस्तों? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस ने लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी रूस ने, किस देश ने? रूस ने पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, किसने किया है? तो रूस ने किया है। अगला देखेंगे 73 नंबर सवाल देखिएगा। 73 है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। किसने किया है? गुजरात ने किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 है कि वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य में से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 है इधर, आपका सूची 2 है। ठीक है, महोत्सव या त्यौहार है दोस्तों, इधर क्या है? राज्य है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों 14 क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो पी का क्या हो जाए दोस्तों? आदि पिरक्कू उत्सव। अगर बात करेंगे तो पी का क्या हो जाए दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी का 2 हो जाएगा। विथ अस्ता दोस्तों, विथ अस्ता महोत्सव क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू का 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, राजा कृषि महोत्सव की अगर बात करते हैं तो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा 4 हो जाएगा, उड़ीसा। गज उत्सव दोस्तों, याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, इसके हिसाब से यानी पी का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, पी का 2, क्यू का 3 दोस्तों, याद रखिएगा, और आर का 4 दोस्तों, और एस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला दूसरा सामने 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 है कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में है। कहाँ है? बिहार में जो है ये टेली घनत्व सबसे कम है। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। 76 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। किस राज्य सरकार द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल देखिएगा कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। याद रखिएगा 77 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा PSLV C57। ठीक है, यानी सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण द्वारा? तो PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 78 नंबर सवाल देखिए। 78 है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, अगर बात करते हैं 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 42वां। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वो 42वां है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल देखिएगा। 79 है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? और ये दोस्तों 3682, यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 3682। याद रखिएगा, ये टोटल बाघों की जनसंख्या भारत में 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं, समझिए यहाँ पे कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बाघों की कुल संख्या है कितनी है? 3682 है। ठीक है, अगला आपके सामने 80 नंबर सवाल देखिए। 80 है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। किसके द्वारा? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से सम्मानित किया गया। किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 81 नंबर सवाल देखिएगा कि अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो किया गया है ये किया गया दोस्तों किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे 82 है कि प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? याद रखिएगा, 82 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, ए, रूपा पाई। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन के लेखक है रूपा पाई। अगला है दोस्तों 83 नंबर सवाल। 83 है कि बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा चौथा जो कृषि रोड मैप है ये कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। अगला देखेंगे 84 नंबर सवाल देखिए। 84 है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। ठीक है, तो बिहार में जल जीवन जो हरियाली अभियान है ये किस विभाग द्वारा? तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 85 नंबर सवाल। 85 है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। अगला सवाल देखेंगे 86 आपके सामने है कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, जो कोरल सागर है ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। याद रखिएगा, कोरल सागर कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 देखिएगा। 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है दोस्तों? ठीक है, तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 88 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 88 का ऑप्शन नंबर दोस्तों अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति प्रवृत्ति गैस है दोस्तों, ये क्या दोस्तों? सही है। ठीक है, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है 1 ये गलत है दोस्तों, सत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग
89 नंबर सवाल देखिएगा, 89 है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। अगर बात करते हैं कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है दोस्तों, तो मानसूनी जलवायु का। ठीक है, अगला देखेंगे 90 नंबर सवाल देखिएगा, 90 है कि पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। याद रखिए जो कहलाती है ये आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। अगला सवाल देखिएगा 91 नंबर सवाल देखिएगा, 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है दोस्तों, सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, ये भी सही है। कांडला ज्वारीय पतन है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 92 नंबर सवाल देखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है दोस्तों। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाओस। ठीक है, लाओस क्या है दोस्तों, ये स्थलरुद्ध देश है, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश, तो लाओस जो है ये स्थलरुद्ध देश है, यानी 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 93 नंबर सवाल देखिएगा, 93 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी पंजाब में भी नहीं किया गया, हरियाणा में भी नहीं किया गया, दिल्ली में भी नहीं किया गया। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनजातीय समुदाय की जो पहचान है कहाँ नहीं की गई है, पंजाब में भी नहीं किया गया, हरियाणा में नहीं किया गया, दिल्ली में नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में नहीं किया गया है जनजातीय समुदाय की पहचान। ठीक है, अगला देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिएगा, 94 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 95 नंबर देखिएगा, 95 नंबर देखिएगा दोस्तों, अगर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा, देखिएगा इधर दोस्तों क्या है, घाटी, इधर क्या है दोस्तों, राज्य। अगर बात करते हैं कि यूथांग घाटी दोस्तों, अगर बात करें यूथांग घाटी जो है ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है दोस्तों, यूथांग घाटी सिक्किम में। अगर बात करते हैं दोस्तों जुकू घाटी, याद रखिएगा ये कहाँ है दोस्तों, ये नागालैंड में। कहाँ है, जुकू घाटी नागालैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, कुल्लू घाटी। अगर बात करते हैं कुल्लू घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। और मरखा घाटी है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। यूथांग घाटी दोस्तों याद रखिएगा, यूथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में। जुकू घाटी नागालैंड, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके हिसाब से क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला आपके सामने दोस्तों 96 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 96 जो आपका दोस्तों ये क्या है, मैथ का सवाल है दोस्तों। 96 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 96 जो ऑप्शन होगा आपका 12 लीटर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 लीटर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मार लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला आपके सामने है 97 नंबर सवाल को आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 98 जो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने, आंसर होगा 6% लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, 6% लाभ होगा, यानी 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल देखिएगा, 99 का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 99 का इसका हो जाएगा दोस्तों 48.5 सेकेंड। ठीक है, अगला 100 नंबर सवाल दोस्तों और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 100 का सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा सी 82। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल 200 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।